हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर निकेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये जो पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के अब तक 10 लेक्चर हो चुके हैं। हम ये मान सकते हैं कि अब तक मैंने 10 टॉपिक के वीडियो आपको प्राप्त करवा दिए हैं। और यहाँ से जो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, 11th ये टॉपिक है, 11 नंबर का, ये सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको थोड़ा मैं इस चैप्टर की समरी बता दूं। अब तक के जो टॉपिक हम 10 पढ़ चुके हैं, इन टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसका मान निकाल रहे थे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकालने के लिए हमने प्रयोग किया था कूलाम का नियम। अब आज से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक के जो टॉपिक हैं, ये गॉस की जो प्रमेय है, गॉस का नियम भी कह देते हैं, उससे संबंधित हैं। तो जितने टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक, ये गॉस की प्रमेय के आधार पर ही हम उनके अनुप्रयोग को करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो आप देखिए, दो प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकाल रहे थे कूलाम का नियम अप्लाई करके। और यहाँ से आगे आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब भी हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आज आपका सतत आवेश वितरण है। पहले तो सतत का मतलब समझ लें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से क्या, कोई आवेश किसी तार की लंबाई में, हम कैसे हैं, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर या उसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से अगर वितरित है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो सतत आवेश वितरण के अंतर्गत आ जाता है। तो 3 कंडीशन आती है। चित्र के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने उदाहरण के लिए एक घन ले लिया, क्यूब ले लिया। अब आप देखिए, क्यूब से, जैसे आपने मेंसुरेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि क्यूब का हम क्या करते हैं, हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पूरे क्यूब का क्या कर सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। और इन दोनों को निकालने के लिए हमें क्यूब, जिसे हम घन कहते हैं, घन की भुजा की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, 3 भागों में हम आवेश वितरण को पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, आप मान लीजिए कोई तार है, सीधा तार है ना, उस सीधे तार के स्थान पर हम ये मान लें कि घन की ये भुजा है। आप ऐसे मान लें ये घन है, और इस घन में एक कंडीशन ऐसी हो, जो चार्ज है वो किस पर हो, किसी एक भुजा पर हो। अगर किसी एक भुजा पर होगा, यानी हम कैसे कह सकते हैं, रेखीय होगा, या हम कह सकते हैं कैसा होगा, रेखीय के अलावा हम कह सकते हैं लंबाई के अनुदिश होगा, लंबाई के संदर्भ में होगा, तो आपको निकल के आएगा रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा मान है, ऐसी कंडीशन हो, जैसे मैं आपको और उदाहरण द्वारा बता दे रहा हूं, इसे देखिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, जो आवेश है इस भुजा पर है, या इस भुजा पर है, या इस भुजा पर है, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। जो आवेश है वो इसके किसी भी सरफेस पर, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। तो जब हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित है। उस समय हम निकालेंगे तो वो क्या कहेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। तीसरी कंडीशन में मान लें, जैसे ये सॉलिड है और इसका जो आवेश है वो पूरे आयतन में सतत रूप से वितरित है। तो जब आवेश आयतन में सतत रूप से वितरित है, तो आप समझ रहे हैं, इस समय जो हम निकालेंगे वो होगा आयतन आवेश घनत्व। अब मैं जिस प्रकार से मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इन सबको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, माना कैपिटल L लंबाई का एक तार एक समान रूप से आवेशित है। इस तार को छोटे छोटे अनेक खंडों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई हमने क्या मान ली, dl, और इस खंड पर चार्ज कितना है, dq है। तब रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर कैपिटल L भाग है, इसकी लंबाई हमने मान ली कैपिटल L, तो कैपिटल L लंबाई को अनेक छोटे छोटे, हमने माना dl लंबाई के अनेकों क्या है, खंड है।
आगे आप अभी देखेंगे, हम आपको बताएंगे, हम इसमें समाकलन का प्रयोग करते हैं। हमें कोई बहुत बड़ी गणना करनी है और उस गणना को करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा भाग ले लेंगे और छोटे से भाग के द्वारा वो गणना कर लेंगे और उसके बाद हम समाकलन का प्रयोग करके पूरे पार्ट के लिए, पूरे भाग के लिए हम उस गणना को लगा लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने ये माना, इसी प्रकार से इस पर जो पूरा आवेश है वो क्या है, स्मॉल क्यू है, और उस भाग का एक छोटा सा, उस आवेश का एक छोटा सा भाग है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने ले लिया डी क्यू। तो संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा, यानी पूरे आवेश में से हमने एक छोटा सा आवेश ले लिया डी क्यू और पूरी लंबाई में से छोटा सा जो खंड ले लिया, जो मैंने आपको दिखाया है डीएल, लंबाई का एक खंड ले लिया। तो हमने ये मान लिया डीएल लंबाई के खंड पर डी क्यू जो आवेश है वो क्या एक प्रकार से वितरित है। तब रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आप ऐसे ध्यान रखें, ये होता है आवेश अपॉन लंबाई के। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है डी क्यू अपॉन डीएल। अगर हम यहां से डी क्यू का मान निकालें तो देखेंगे ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। डीएल जो है आप समझ जाए, मैंने आपको बताया पूरी लंबाई में से जो छोटा सा खंड लिया गया है उस खंड की लंबाई है। अब हम दूसरा आते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व पर। हमने मान लिया, माना कैपिटल ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश सतत रूप से वितरित है। इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अब प्रत्येक खंड का हमने क्षेत्रफल मान लिया डीए और इस खंड पर आवेश कितना है, डी क्यू है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, देखिए पूरा कोई भी हमने एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है कैपिटल ए, और इसमें से हमने एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया जिसके क्षेत्रफल को हमने मान लिया डीए। तो ये जो डीए भाग है ये सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म अवयव है। ये जो डीए है इस पर मैंने आपको बताया पूरा आवेश तो पृष्ठ पर वितरित कितना हुआ, स्मॉल क्यू, और इस पृष्ठ का जो छोटा सा अवयव लिया गया है उस पर जितना आवेश है उसे हमने मान लिया स्मॉल डी क्यू। तो स्मॉल डी क्यू क्या है, ये एक ही चीज है, यानी डी मल्टीप्लाई बाई क्यू नहीं है, ये एक ही टर्म है। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे तो सीधे सीधे आपको जैसे डेफिनेशन से लग रहा है, जब रेखीय निकालेंगे तो आवेश को भाग देंगे लंबाई से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की, तो क्षेत्रफल से संबंधित हो गया। क्षेत्रफल से संबंधित जब हम निकालेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर ये आवेश हो गया अपॉन क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये आ गया डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू बराबर आ गया सिग्मा डी ए। अब तीसरे भाग पर हम आते हैं आयतन आवेश घनत्व। पूरा इसका जो आयतन है, ये मैंने उदाहरण के लिए एक घन ले लिया, किसी भी प्रकार की अनियमित आकृति भी हो सकती है, ये तार सीधा ना होके कैसा हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो पूरे आयतन में से हमने एक छोटा सा आयतन का खंड ले लिया और पूरे का आयतन अगर V है तो V आयतन में से जो छोटा सा खंड हमने लिया है उसका आयतन क्या मान लिया dV, और पूरे घन पर वितरित होने वाला जो आवेश स्मॉल क्यू है, तो जो हमने dV आयतन लिया है उस पर वितरित होने वाला आवेश क्या है, dQ है। तो माना V आयतन यानी घन हमने मान लिया पर आवेश सतत रूप से वितरित है। इस घन को अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। प्रत्येक भाग का आयतन कितना है, dV है, जैसा मैंने आपको समझा दिया, और इस पर आवेश कितना है, dQ है। तब आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आयतन की बात है तो आवेश अपॉन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो dQ अपॉन क्या हो जाएगा, dV। तो dQ बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू dV। इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो आवेश घनत्व मैंने आपको बता दिए। अभी आप देखेंगे जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जहां पर हमें ये चार्ज है, इस चार्ज के स्थान पर हमें क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, उनका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसे आवेश की जरूरत पड़ेगी जब रेखीय के संबंध में तो dQ बराबर लैम्डा इंटू dl ले लेंगे। जब हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी एक प्रकार से पृष्ठ के संदर्भ में तो सिग्मा इंटू dA ले लेंगे।
और जब हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी आयतन के टर्म में तो डी क्यू बराबर ले लेंगे रो इंटू डी। तो इस प्रकार से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों प्रकार के आवेश घनत्व के क्या होते हैं ये आपको समझाने का प्रयास किया। हम कहते हैं सॉलिड एंगल या घन कोण। घन कोण छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसमें हम घन कोण या सॉलिड एंगल का प्रयोग करते हैं। और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा, तो हम गॉस की प्रमेय और उससे संबंधित जो अनुप्रयोग हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन पहले उससे मैं आपको बता रहा हूं अब तक हमने जिस कोण के बारे में पढ़ा है ना, उसे एक प्रकार से क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। जो कोण आज तक आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसकी यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, रेडियन होती है। ये जो है इस कोण को आज तक जिसे हमने एंगल के नाम से जाना है वो वास्तव में क्या है, प्लेन एंगल है, जिसे हम कहते हैं समतलीय कोण। तो समतलीय कोण क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण है उसी को क्या कहते हैं, हम समतलीय कोण कहते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं जिसकी सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल किसका है, वृत्त का या सर्किल का है। इसका आप कोई, जैसे आपने सपोज कीजिए इस कलर को हमने चूज कर लिया, तो ये जो कलर है, इतना जो भाग है, ये पूरे वृत्त की जो परिधि है उसका छोटा सा भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर अंतरित होने वाला जो कोण है उसी को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। ये एक प्रकार से समझ लें कैसा है, इससे हम समझा रहे हैं। तो ये कैसा है, द्विविमीय है, द्विविमीय में समझा रहे हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं आपको और बता रहा हूं। अभी जो घन कोण है उसके स्टेटमेंट में हम बाद में आएंगे। तो आप देखिए, देखो रफ के रूप में भी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है समतलीय कोण, जिसे आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया है, ये रफ वर्क है इसलिए लिख देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और आप इस चैप्टर से संबंधित पिछले टॉपिक के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट की द्वारा देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक आपको भेज दूंगा। तो इसमें आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बेहतरीन व्यवस्था करने का मैंने प्रयास किया। इसमें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स भी बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक भाग है और ये इसका सेंटर है। तो ये जो कोण बनाया जा रहा है, ये छोटा सा कोण, अभी मैंने आपको उसके द्वारा भी बताया था, ये कोण क्या कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है। तो मैंने आपको बताया, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। देखिए आपको मैं पिछला है, ये कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। पहले घन कोण को समझने के लिए हमें वास्तव में समतलीय कोण क्या होता है इसको समझना आवश्यक है। अगर आप मानिए चाप का जो मान है वो त्रिज्या के क्या हो बराबर, तो कोण का मान कितना, या कोण का मान आ जाएगा 1 रेडियन। देखिए, हम कह सकते हैं यदि किसी वृत्त की चाप का जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के ठीक बराबर हो, ठीक है नहीं है, तो इस कंडीशन में उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम समतलीय कोण या कोण कहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, ये एक प्रकार जैसे वृत्त है। मैं अगर बात करूं आपसे
कि वृत्त का आप आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन निकालना आप कहेंगे संभव नहीं है सर। और आयतन निकालना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये कैसी है, द्विविमीय आकृति है। अब आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हम घनकोण की बात कर रहे हैं तो घनकोण जो है वो कैसी है? घनकोण है एक प्रकार से त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल एक प्रकार से आकृति है, जिसे घनकोण को जब हम समझाएंगे इसे गोले की सहायता से हम समझाते हैं। और गोले की सहायता से हम किस प्रकार से समझा सकते हैं इसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम गोले की बात करें तो अगर आपसे कहा जाए गोले का आयतन निकालिए, तो आप सभी लोग मेंसुरेशन के हिसाब से जानते हैं कि गोले के आयतन को हम निकाल सकते हैं, 4/3 πr³ होता है। और अगर आपसे कहा जाए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो आप गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जिसका मान क्या होता है? 4πr² होता है। अब आप देखिए वास्तव में घनकोण क्या होता है। देखिए इसके लिए भी मैंने बेटा एक बॉल लिया है, ये क्या स्फीयर या घन का उदाहरण है। घनकोण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक स्फीयर का या हम कह सकते हैं गोले का उदाहरण है, और इसके द्वारा हम घनकोण को समझाने का प्रयास करें। इस पे आप देखिए ये ब्लैक और ये जो व्हाइट है, इस प्रकार के जो भाग हैं इनको सिलकर बनाया गया है। अगर इसमें से हम कोई एक भाग कंसीडर कर ले, सपोज कीजिए ये वाला भाग कंसीडर करें, ये वाला भाग, और इसका जो स्फीयर है या गोला है, ठीक है नहीं, इसका एक क्या होगा? सेंटर भी होगा। तो इस भाग के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। सीधे सीधे फिर मैं आपको बताऊं, त्रिविमीय आकृति के आधार पर इसे आप मान सकते हैं, तब हम इसे समझ सकते हैं। तो इसका जो भाग है, कोई भी भाग, ये सेंटर पर जितना कोण अंतरित करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। देखिए मैंने और आपको समझाने के लिए माना, जैसे ये मान लीजिए ये चीज है, ये बेटा ये वाला जो भाग है, ये भाग है, उसके स्थान पर आप मान लें ये चीज है। तो इस भाग के द्वारा ये जो अंदर अंतरित होने वाला, ऐसे मान लें ये पूरा क्या है? ये पूरा एक गोला है, जैसे मैं आपको अभी बॉल दिखा रहा था, और उसका केंद्र क्या है? ये है। पूरे गोले का केंद्र है यहाँ पर, उसका हमने एक भाग कंसीडर किया, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है, समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला जो भाग है वो गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम आ रहे हैं जो स्टेटमेंट वगैरह मैंने लिखा हुआ है, और बाकी जो कैलकुलेशन है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। देखिए ये तो रबर हो गया। अब आप देखिए ये एक गोला है, एक प्रॉब्लम भी आप समझ रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल है बोर्ड। तो इस पर तो चाहे आप वृत्त बनाइए चाहे गोला बनाइए, दोनों कैसे होंगे? दिखाई एक ही प्रकार से पड़ेंगे। तो इसमें आप देखिए एक गोला है जिसका केंद्र हमने मान लिया कितना है? O है। इसका एक हमने भाग ले लिया, छोटा सा भाग इसके पृष्ठ पर, जिसका मान हमने ले लिया dA। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R है। और ये जो कोण अंदर अंतरित हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये जो कोण अंतरित हो रहा है, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण क्या है? ये कोण हमने मान लिया dω है, जिसको हम घनकोण कहते हैं। देखिए क्या है, अब बता रहे हैं किस प्रकार से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने वाली चीजें समझानी, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र क्या है? O है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA की परिसीमा पर स्थित, dA जो क्षेत्रफल है इसकी परिसीमा पर स्थित बिंदु को गोले के केंद्र O से मिलाने पर खींची गई रेखाएं केंद्र पर एक कोण dω बनाती है। गोलीय जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है
ये त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तब क्या हुआ, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो जैसा आप जानते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के अनुक्रमानुपाती होने पर ये जो रेशियो होता है दोनों का, जिसे हम अनुपात कहते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए डी अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या हुआ, एक नियतांक हुआ। यही मान क्षेत्रफल डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा कहलाता है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी उसे मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया और उसे चित्र के द्वारा भी समझा दिया आपको। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था डी ओमेगा बराबर हो जाए डी अपॉन आर स्क्वायर। जो हमने क्षेत्रफल अवयव माना है वो और त्रिज्या के वर्ग की जो निष्पत्ति आएगी या अनुपात आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, यदि डीए बराबर आर स्क्वायर हो, डीए का मान आर स्क्वायर के बराबर हो, तब डी ओमेगा बराबर क्या हो जाए, 1। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि गोले के पृष्ठ पर लिया गया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव है, उसका मान त्रिज्या के वर्ग के क्या हो, बराबर हो, तो जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो घन कोण है वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये तो मैंने आपको समझाई। अब लिखना कैसे, ऐसे आप देखिए, हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है या अंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अब आप देखिए, अगर हम सभी जानते हैं गोले के पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो किसी गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाले घन कोण का मान निकालें तो वो क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कैसे होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा एरिया, पूरा एरिया पृष्ठ का अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसे हम एक अन्य रूप में समझा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये वाला पृष्ठ कैसा होता, ऐसा होता, देखिए ध्यान दें, ये पृष्ठ इस प्रकार, ये जो पृष्ठ है उसमें क्षेत्रफल अवयव हमने कैसे माना होता, यूं माना होता, ये नहीं यूं माना होता। तो इसमें आप देखिए, ये जो हमने क्षेत्रफल हमारे पास है, क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, डीए है। और इसका ये जो है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, डीए दिया है। हमने ओ को डीए अवयव से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक हमने एकांक वेक्टर ले लिया एन, यूनिट वेक्टर एन ले लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर के लगाने का फायदा क्या होता है, देखिए मैं रफ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है, ये है ए, तो ए पर आप देखिए अगर हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दें तो यहां तक तो ये कैसी थी, स्केलर थी, और स्केलर होने के साथ साथ अब हमें वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखाना है, तो हमने यूनिट वेक्टर ए लगा दिया। तो इसका मान तो परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन शो होने लगी, जिससे ये क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर। तो इसमें आप देखिए हमें करना क्या है, ये जो आपको क्षेत्रफल अवयव दिखाई पड़ रहा है इसका हम एक प्रकार से प्रक्षेप ले लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे, घटक कहेंगे, जैसा वेक्टर के वियोजन में आप 11th में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। माना एक क्षेत्रफल अवयव डीए बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है, जैसा मैंने दिखाया है, तथा एन बिंदु ओ को क्षेत्रफल अवयव डीए से मिलाने वाली रेखा के अंत से एकांक वेक्टर है। माना
यूनिट वेक्टर एन तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच का कोण कितना मान लिया, हमने थीटा मान लिया। तब यदि ओ को केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाए, ओ को केंद्र मानकर एक गोला हम खींच लें, अब पूरा गोला बना लें, तो क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल अवयव डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, ये हम कह सकते हैं घटक क्या होगा, डीए कॉस थीटा होगा। देखिए फिर से समझे आप, ये वाला डीए है ये, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर है डीए वेक्टर। अब इसका अगर हम इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में घटक निकाल लें, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक कौन सा होगा, इसका इस डायरेक्शन में घटक होगा ये वाला जो ब्लू वाला है, ये होगा। और ये जो आएगा घटक आएगा वो क्या होगा, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। समझ रहे, यानी ये तो गोले के पृष्ठ पर स्थित नहीं है, लेकिन जो हमने ब्लू वाला दिखाया है, जो क्षेत्रफल अवयव डीए का क्या होगा, घटक होगा, जिसका मान होगा डीए कॉस थीटा, ये गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। तब डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, तो डी ओमेगा बराबर हो जाए डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, इसे हम लिख सकते हैं डीए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट से देखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, डीए कॉस थीटा आ जाएगा, और एन यूनिट वेक्टर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने घन कोण के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी समझ में आएगा वास्तव में वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं, किसी आवेश के आसपास अगर किसी हम अन्य आवेश को ले जाते हैं, तो किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उस पर एक प्रकार के बल का अनुभव होता है, और ये जो बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब ये मैंने आपको इसका रीजन बताया था। इसका रीजन क्या है कि एक आवेश के पास दूसरे आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो मैंने आपको बताया था, उस आवेश के आसपास चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस क्षेत्र में अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, और उस क्षेत्र से बाहर अन्य आवेश के रखे होने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है। अब आप देखिए, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र को मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र है उसे वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं की किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो संख्या है उसी से संबंधित है वैद्युत फ्लक्स। तो जिन चीजों की, जिन टॉपिक्स की मैंने चर्चा आपको की है, और अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उन टॉपिक्स के लिंक आपको भेज दूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया, किसी स्थान पर अगर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ कंसीडर कर लें, काल्पनिक पृष्ठ मान लें, तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है। देखिए, जैसे हम ये मान लें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, और ये जो है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस डायरेक्शन में क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। ऐसे मान लीजिए ये सभी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। तो जितने इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या होगा, वही मान वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करेगा। तो आप जनरली समझ लें, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करती है।
अब मैं पहले बोर्ड पर पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, तभी बोर्ड पर जो स्टेटमेंट वगैरह लिखे बताएंगे। ये तो आपका हो गया पृष्ठ। इस पृष्ठ पर मैंने बताया एक अवलंब बनाते हैं, ठीक है नहीं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। और ये आपका क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अगर इस स्थिति में है, पृष्ठ अगर स्थिति में है, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये क्या हो गया, अवलंब हो गया। इनकी दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, एक समान हो जाएंगी। अब देखिए आप क्या है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं ध्यान दें, देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी मैं आपको बीच बीच में समझाता रहूंगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही उस पृष्ठ से संबद्ध माने एक प्रकार से बाउंड कह सकते हैं, जुड़ी हुई वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका, ये मैंने आपको बताया, ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं, और ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई, तो ये क्या हो गई, ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये आपका क्या है, जो पृष्ठ हमने कंसीडर किया है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से पूरे क्षेत्रफल में से एक हमने क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म अवयव हम कह सकते हैं, छोटा अवयव कह सकते हैं, इसे डीए कंसीडर कर लिया। और डीए पर जो अवलंब बनाएंगे हम, वो क्या कहलाएगा, डीए वेक्टर कहेगा, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, और डीए वेक्टर जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये आप अगर वैसे तो सभी आपने पढ़ा हुआ, फिर भी मैं बताऊं ये डीए क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। ये आपको, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का हम बार बार डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे, तो देखिए क्या होता है डीए। इधर रबर कर रहे हैं, अगर कोई एरिया हमारे पास क्षेत्रफल क्या ए है, अब ए को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डीए प्रकार के तमाम क्षेत्रफल के भागों से बना हुआ मान लेते हैं। और किसी गणना को, जैसा कि आप देखेंगे, किसी गणना को हम एक छोटे से भाग डीए के लिए करते हैं, और जितने ये छोटे छोटे भाग हैं, इनके लिए जो मान हमें प्राप्त होते हैं, बाद में सभी मानों को हम इकट्ठा कर लें, तो इकट्ठा करने पर हमें संपूर्ण जो कैलकुलेशन है पूरे भाग के लिए समीकरण प्राप्त हो जाती है। समाकलन आप ये मान लीजिए एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं सम लेना है, समेशन करना है। और इंटीग्रेशन जो शब्द आता है, आप समझ लें इंटीग्रेशन शब्द क्या है, आगे हम प्रयोग करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैंने क्या किया, छोटे छोटे भाग किए, और छोटे छोटे भागों के लिए जो कैलकुलेशन किए, उन सभी कैलकुलेशन को जोड़ लिया, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कर लिया, जिससे हमें संपूर्ण भाग के लिए वो कैलकुलेशन प्राप्त हो जाए। तो डीए जहां पर आप देखें, डीए का मतलब है ए का एक सूक्ष्म अवयव, छोटा सा भाग, जिसे इंटीग्रेट करके हम पूरे भाग की गणना करते हैं। अब देखिए आप, माना एक क्षेत्रफल पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डीए है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, डीए वेक्टर है। तब डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स, केवल इसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, तो डी फाई का मतलब है, फाई ई का मतलब यहां पर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और डी फाई ई का मतलब है जो हमने डीए क्षेत्रफल अवयव लिया है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें आप देखिए डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ये ई डॉट डीए होता है, यानी ई और डीए का जो स्केलर गुणन है, ई और डीए हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का जो स्केलर गुणन है, जिसे हम अदिश गुणन कहते हैं, यही क्या होता है, यह वैद्युत फ्लक्स के मान को प्रदर्शित करता है। तो डी फाई बराबर होगा ई डॉट डीए। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा।
और इधर वाले भाग का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इसे। तो ये आपका हो जाएगा ई डॉट डी ए। और ये हमने बताया जहां इंटीग्रेशन ए पूरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है। ये जो है ये इंटीग्रेशन, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन वास्तव में क्या होता है, आप समझे। ऐसा व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, शायद किसी ने आपको नहीं बताएगा, और मैंने भी केवल अपने अनुभव के आधार पर इसे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए अब तो जो चावल वगैरह पकाते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं। जब आप देखते हैं शादी बारात बड़े समारोह में, बहुत बड़े भगोने में चावल पक रहे हैं मान लीजिए, अब हमें ये मालूम करना है, हलवाई वगैरह क्या देखते हैं कि चावल वास्तव में पक गए या नहीं पक गए। तो क्या करते हैं आप लोग बताइए, क्या सभी चावलों को देखते हैं, सभी चावलों को दबा कर देखते हैं, उनमें से कोई छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं, यानी एक चावल लेते हैं और एक चावल को दबा कर देखते हैं, और दबाकर देखने के बाद पता चलता है वो कितना गल गया, वो पक गया या नहीं पक गया। और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जितने चावल उस बर्तन के अंदर पक रहे हैं उनकी स्थिति को पता लगा लेते हैं। ठीक आप ऐसे ही समझ लें कि पूरे भाग में से एक छोटा सा भाग लेते हैं और किसी गणना को छोटे से भाग के लिए कर लेते हैं, और उसी के आधार पर हम पूरे भाग के लिए गणना करते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर आप देखिए, अब आप देखें, अब अगली स्थिति क्या है, ये जो पृष्ठ है आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पृष्ठ अभी इस समय ऐसे रखा हुआ है। अब आप देखिए ये पृष्ठ क्या हो जाए, झुक जाए थोड़ा सा, ये पृष्ठ क्या है, झुक जाए। अब जब ये पृष्ठ झुक जाता है तो आप देखिए ये कंडीशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही रहेगी, लेकिन इस पर जो हम क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव पर खींचा गया जो अवलंब है, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी अब दोनों की डायरेक्शन एक समान नहीं रहेगी, यानी ई और डी ए के बीच बनने वाला जो एंगल है हमारे पास, जिसे हम कोण कहते हैं, वो कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, माना समतल पृष्ठ इस प्रकार से रखा जाता है कि उस पर खींचा गया अवलंब वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तब देखिए फाई ई बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए और ई डी ए। ई डी ए को आप लोग जानते हैं, जैसा कि यहां पर एंगल बना है, स्केलर गुणन में हमने पढ़ा हुआ भी है 11वीं क्लास में, ये हो जाए ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है मैंने आपको बता दिया, वास्तव में थीटा क्या है, थीटा है, आप फिर से समझ लें, थीटा जो है ई और डी ए के बीच का एंगल है। आप ऐसे मान लें ये तो ई की दिशा है, ये ई की दिशा है, और यहाँ पर जो आप अवलंब खींचेंगे, अब इस पृष्ठ पर जो अवलंब खींचेंगे वो थोड़ा इस प्रकार से आएगा, तो इनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ई कॉस थीटा बाहर आ गया, और डीए का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो डीए को जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डीए का इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाता है, डीए का इंटीग्रेशन करने पर आ गया ए। तो फाई बराबर हो गया ये कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो फाई बराबर लिख सकते हैं ई डॉट ए। अब आप देखिए इसकी हम विशेष स्थितियां आपको बता रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन में मैंने आपको लिखा है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है, ये कंडीशन है, ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये जो पृष्ठ है वो इसके क्या है, अवलंबवत है। बहुत विशेष बात आप ध्यान दीजिए, जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत होगा तो पृष्ठ पर खींचा गया अवलंब और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण उनके बीच का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे आप यहां पर भी देख रहे हैं और मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और ये एक प्रकार से इसमें क्या हो गया, ये अवलंब हो गया। तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये क्या हुई, सेम डायरेक्शन में हो गई, और सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अवलंबवत है तब थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो।
हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो फाई ई बराबर हो जाए ये cos 0, और cos 0 का मान आप क्या मानते हैं, cos 0 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो फाई ई बराबर क्या होगा ई ए। अब आप मान लें अगली कंडीशन में क्या है, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है, आप ये मान लें ये तो वैद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है, यह वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्या है पृष्ठ है। तो जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो मैंने आपको बताया था थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, अब इस पर खींचा गया जो अविलंब होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पर खींचा गया अवलंब इस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90। मतलब आप विशेष बात में बार बार करना, थीटा कौन सा कोण है, कौन कौन सी क्वांटिटी के बीच में कोण है, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप गलती कर देंगे। तो पृष्ठ पर खींचा गया जो अवलंब है और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उनके बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा ये cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0। अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके मात्रक और विमीय सूत्र की। तो फाई ई बराबर क्या हो गया ये, आप लोग सभी लोग जानते हैं ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है रफ्ते मैं आपको बता रहा हूँ, ई बराबर क्या होती है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई ये होती है F/Q। अब F बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और A एरिया जिसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसकी यूनिट ये वाली बन गई। अगर हम इसकी एम के एस यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन F बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए MA, और Q बराबर क्या होता है IT। इनमें से जो जो मूल मात्रक बन जाएंगे उन्हें तो हम छोड़ दें, बाकी को हम और आगे डिफाइन करेंगे। M ऐसे ही रहने दें, I ऐसे ही रहने दें, TS। अब ये क्या होता है, ये आप समझ रहे हैं, ये है त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो ये हो गया एक प्रकार से V/T। तो M I और क्या हो गया T²। अब ये जो आपका B बच रहा है, B आप जानते हैं वेग, और वेग बराबर क्या होता है विस्थापन अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे क्या होता है समय होता है। तो विस्थापन को हम V/T लिख लें। अब आप देखिए, अब हम इसे लिख रहे हैं, देखिए M मात्रक लिखे तो M का मात्रक क्या हो गया, M का मात्रक हो गया किलोग्राम। क्रम से लिखेंगे, M लिखते हैं, M के S की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये किलोग्राम हो गया। अब इसमें से क्या आएगा, ये क्या हो गया मीटर हो गया, ये T³ हो गया, T की पावर 3 हो गई। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगी, ये ऊपर जाके हमारे पास जो हो रहा है वो हो जाएगी T की पावर 3 यानी सेकंड की पावर -3। ये हो गया एम्पियर, ऊपर जाके क्या हो गया एम्पियर की पावर -1। तो ये किसका निकल के आ गया, ये ई का मान निकल के आ गया, ई का मात्रक निकल के आ गया। अब ई के मात्रक में हम क्या करें, अभी क्या रहेगा, अभी एक चीज हमारे पास रहेगी मीटर स्क्वायर। तो जब ये मीटर स्क्वायर और आ जाएगा, ये ई का मान हो गया, तो ये आपका फाई बराबर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मीटर स्क्वायर से, जो एरिया का मात्रक है वो और कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 और एम्पियर -1। तो ये इसका आ गया एम के एस मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकंड टू दी पावर -3 इंटू एम्पियर टू दी पावर -1। अगर हम यहां से विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं एम, किलोग्राम के लिए एम लिखेंगे, मीटर के लिए एल तो एल 3, सेकंड के लिए क्या होगा टी तो टी -3, और एम्पियर के लिए क्या हो गया ए तो ए -1। इसका विमीय सूत्र होता है ml 3 t -3 a -1।
इस प्रकार से मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाने का प्रयास किया। वो है गॉस की प्रमेय। मैं आपको बता चुका हूं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दो प्रकार से निकालते हैं। एक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था एक ऐसी कंडीशन भी है, अभी आगे इसके अनुप्रयोग में चर्चा करेंगे, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। इसे हम गॉस का नियम भी कह सकते हैं, गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ध्यान रखिए, गॉस के नियम के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं और गॉस की प्रमेय के नाम से भी इसे पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, गॉस की प्रमेय को समझने के लिए इससे पहले मैंने दो टॉपिक आपको बताए हुए हैं। एक तो है सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण, और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इन दोनों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। मैंने आपको बताया फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें एक श्रृंखला है जिसे हम चैन कहते हैं। पिछला जो टॉपिक है उस टॉपिक से अगला टॉपिक कहीं ना कहीं पर कनेक्ट अवश्य होता है, जुड़ा हुआ अवश्य होता है। सॉलिड एंगल है, वैद्युत फ्लक्स है, या इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट के द्वारा भी आप उनकी वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं गॉस की प्रमेय क्या है। आप जानते हैं कोई आवेश है, आवेश के आसपास क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो करते क्या है, हम उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर या बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। तो उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं या मान लेते हैं। उसमें एक सूक्ष्म अवयव हम लेते हैं, छोटा सा भाग ले लेते हैं उस पृष्ठ का, और उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मान को हम निकालते हैं। और वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालने के बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेते हैं। तो ये गॉस की जो प्रमेय है, इसका देखिए सबसे पहले मैं आ रहा हूं, बोर्ड पर आ रहा हूं, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। गॉस की प्रमेय में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित परिबद्ध का मतलब वो आवेश किसी पृष्ठ से क्या हुआ, घिरा हुआ है, बाउंडेड है। आवेश स्मॉल q का 1/ε0 गुना होता है। ये ε0 या एप्सिलॉन जो नॉट है, आप जानते हैं क्या होता है, ये निर्वाती वैद्युतशीलता है। तो जितना आवेश उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ होगा उसकी हम 1/ε0, जिसे हम निर्वाती वैद्युतशीलता भी कहते हैं, अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हमने यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्या स्मॉल q, वो जनरली हम आवेश को क्या लेते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत का मतलब है निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये फाई बराबर हो जाएगा q/ε0, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आप आगे देखिए, लेकिन बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, जैसा मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। क्लोज इंटीग्रल जब आता है, आप सीधे समझ लें, मैं आपको बता दूं, जैसे ये बॉल है, बॉल के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश क्या है, एक प्रकार से बंद पृष्ठ के अंदर है, तो क्लोज इंटीग्रल है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे, आपका जो क्लोज इंटीग्रल है उसे हम यूज करते हैं, तो ये आया फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। अब क्या हुआ, ये फाई का मान आ गया यहां से, ठीक है नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वहां से आ गया, और ये फाई का मान आ गया हमारी जो गॉस की प्रमेय है उसकी स्टेटमेंट से।
तो हमने बराबर कर दिए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए और क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहां एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युशीलता है। अब ये हमारा गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले हमने इस पर जो चित्र बनाया हुआ है उसे आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर रखा हुआ कोई आवेश है प्लस क्यू, और ये जो आवेश है ये बंद पृष्ठ के, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंद आकृति है उसके अंदर उपस्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। जैसा अभी मैंने आपको बॉल में बताया, आप ये माने इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ, इस प्रकार की कंडीशन है। ये अनियमित आकृति भी हो सकती है, घन की आकृति हो सकती है, गोले की आकृति हो सकती है। इस पूरे का क्षेत्रफल हमने ध्यान से देखिए क्या मान लिया, कैपिटल ए। अब हमें इस पर एक पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पर हमें ये निकालना है, फाई ई का मान निकालना है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है, हमने क्या किया, पूरे भाग में से, पूरा जो पृष्ठ है उस भाग में से हमने एक छोटा सा भाग कंसीडर कर लिया, एक सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल का कंसीडर कर लिया, जिसका मान हमने मान लिया डी ए। अगर हम पूरे क्षेत्रफल को ए माने तो उसका जो क्षेत्रफल अवयव लेंगे वो क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट है, यानी जो क्षेत्रफल हमने लिया है, क्षेत्रफल अवयव लिया है, उसके अंदर जो पॉइंट है पी, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई, ये इस डायरेक्शन में है, और जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, ठीक है नहीं, यानी इस अवयव पर जो एक प्रकार से अवलंब है डीए वेक्टर, ये क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, और इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या है, थीटा। तो ये चित्र आप अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, हल कर रहा हूं, इसे एक्सप्लेन करने के बाद। और घन कोण जो मैंने बताया सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का इसमें कॉन्सेप्ट को हम प्रयोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। तब आप देखिए, अब जैसा मैंने आपको चित्र में समझाया, बोलेगा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। 100% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं पहले भी लिखता हूं और कोशिश करता हूं साफ राइटिंग में लिखें, जिससे आपको नोट्स बनाने में भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अब देखिए प्रूफ पर आ रहे हैं। इस पर माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है। इस पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु पी, ये बिंदु पी है, के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या होगा, डी ए होगा, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर है। माना बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल ई है। तब क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसा मैंने चित्र में आपको समझाया था वही मैंने प्रूफ के रूप में जो उसका व्याख्या करनी है उसमें लिख दिया। नोट्स जब आप लिखेंगे कहीं से, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं, एक बार इसका नोट्स बना के आप कंपेयर करके देखिएगा, आप ये महसूस करेंगे कि नोट्स बेहतर ही होंगे, अच्छे तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे। और मैं समझाने का भी आपको प्रयास कर रहा हूं, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं अगर ध्यान दें। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म अवयव की वजह से क्या हो जाए, डी फाई, और ये हो जाए ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए कैसे होगा, मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स, जहां पर हमने आपको बताया है वैद्युत फ्लक्स में देखिए फाई का मान क्या होता है, फाई का मान ई डॉट डी ए होता है। इसे हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये स्केलर गुणन है, 11वीं क्लास में आपका पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिएगा, जहां थीटा डीए तथा ई के बीच का क्या है, डीए तथा ई के बीच का एंगल है या कोण है। अब उसके बाद आप देखिए, हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसी चैप्टर में एक आया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना।
तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम निकालते हैं तो मैंने लिखा है बी नो दैट, हम जानते हैं कि ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तब ये वाली जो ई की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये वाली ई की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर रख दी 1/4πε0 Q/r²। ई ये ई की वैल्यू है DA cos थीटा, जहां अब आप देखिए DA cos थीटा अपॉन r² है, DA cos थीटा अपॉन r²। इसे हम क्या कहते हैं, ये डी ओमेगा होता है, इसे हम घन कोण कहते हैं। घन कोण वाले टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैसे तो जनरली जब हम लेते हैं तो जो घन कोण होता है वो मतलब क्षेत्रफल अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन किस कंडीशन में ये cos थीटा कंपोनेंट में आ जाएगा, किस प्रकार से आ जाएगा, मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है, तो आप पिछले वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं इसे। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा DA cos थीटा अपॉन r² है, जो DA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। ये जो DA cos थीटा अपॉन r² है, ये जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया इसके द्वारा, जैसे हमने बताया ना ये क्षेत्रफल अवयव है, ये क्षेत्रफल अवयव है, इस क्षेत्रफल अवयव के द्वारा ऊपर अंतरित होने वाले घन का कोण का मान है वो क्या है, वो डी ओमेगा है। मैंने लिया DA द्वारा केंद्र ऊपर अंतरित घन कोण है। अब आप देखिए डी फाई 1/4πε0 ये Q हो गया, और DA cos थीटा अपॉन r² की जगह पे क्या रख दिया हमने, डी ओमेगा रख दिया। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये तो हमने बताया ना एक छोटा सा भाग लिया, सूक्ष्म अवयव लिया, उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकाला। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताएं तो ये डी फाई की बजाय क्या हो जाए, संपूर्ण के लिए जब हम लेंगे, टोटल के लिए लेंगे तो ये फाई हो जाए, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल EDA। क्या हो जाए, क्लोज इंटीग्रल EDA। अब आप देखिए ये वाला जो मान है, ये वाला हमने मान रख दिया, तो ये वाला मान क्या हो जाए, यहां से देखिए ये तो फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा Q/4πε0, और Q/4πε0, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाए, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, डी ओमेगा का होगा। तो इसका डी ओमेगा का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये पूरे भाग के द्वारा इस पर अंतरित होने वाला जो घनकोण होगा, ठीक है, पूरे भाग के द्वारा अंतरित होने वाला जो घनकोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो घनकोण हो जाएगा 4π। ये 4π स्टेरेडियन होता है, तो लेकिन ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4π हो जाएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण है। तो हमने यहाँ की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ की जगह पे रख दिया 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया, फाई बराबर आ गया Q/ε0। और यही क्या, यही गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो गॉस का नियम प्रूफ के रूप में भी, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके आ जाता है, और इसके साथ इसका कोई अनुप्रयोग जोड़ देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर ये आपको टॉपिक में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कोई वायर है, ये तार है, और इस तार पर कैसा है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से आप मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने ग्रीन से आपको दिखाई, ये पॉइंट है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट को हम चाहे तो कोई नाम भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला, इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला इस तार के चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। और बेलनाकार जब गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर हमने बताया किसी पॉइंट को हम मानते हैं, और उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है।
तो आप ध्यान दीजिए, जब इस पर तार पर आवेश है, आवेश के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम उसे प्रदर्शित करते हैं। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जब गुजरती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकाल लेते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स के मान को जब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका जो फार्मूला होता है वैद्युत, ये मैं रब वर्क कर रहा हूं, ये जो फार्मूला होता है आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है E डॉट डी, वैद्युत फ्लक्स निकालने का। ई डी ए कॉस थीटा होता है। आप देखिए जो थीटा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, गॉस की प्रमेय भी में हम बता चुके हैं, आपको वैद्युत फ्लक्स में भी बता गए, थीटा को याद रखना बेहद आवश्यक है। थीटा क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और पृष्ठ पर खींचा गया जो अवलंब है उसकी दिशा होती है। तो यहां पर आप देखिए, ऐसे भी हम कह सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर है उनके बीच बनने वाला क्या है, कोण है, जिसे हम थीटा कहते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन। मान लीजिए ये आपका है वायर, अनंत लंबाई का धनावेशित क्या है, तार है, और इस तार के चारों ओर हमने ये वाला लिया है गॉसियन पृष्ठ, ये वाला गॉसियन पृष्ठ लिया है। अब इस गॉसियन पृष्ठ को हमने जब लिया है तो ये तार है, यहां पर मान लीजिए ये तार अंदर से जा रहा है, ये जो तार है यहां पर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमने बताया था इससे होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। अगर भाई ये आपको हम आगे बताएंगे और केसेज ऐसे आते हैं जिसमें हम गोलाकार गॉसियन पृष्ठ भी लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं वक्रीय पृष्ठ की। किसकी बात कर रहे हैं, वक्रीय पृष्ठ की। तो वक्रीय पृष्ठ में आप देख रहे हैं इसी पॉइंट पर जिसे हमने लिया है ग्रीन, इस पॉइंट को हम मानना चाहें तो P मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट के लिए आप देखिए, ये तो हो गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हमारे पास जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा हुई, जैसा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। हमने वक्रीय पार्ट को समझाने के लिए इसे 1 लिख दिया है, और अभी जो समतल आएंगे, इसके समतल भाग आएंगे इधर वाले, इसके लिए हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में होने के कारण एंगल कितना होगा, 0 होगा। सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर आप देखिए, हम बात कर रहे हैं इधर वाले 1 नंबर की, थोड़ा देख लें फिर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आ जाएगा EDA cos 0, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या गया EDA। अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं, फाई डबल डैश मान लिया होगा, तो यही फिर EDA cos थीटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अब हम इस समय जो बात कर रहे हैं, इस समय हम जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं समतल पृष्ठ की। इसके 2 समतल पृष्ठ हैं, ये 2 समतल पृष्ठ हैं। ध्यान दीजिए, ये तो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस पर खींचा गया जो अवलंब है, उस अवलंब की दिशा कौन सी है, ये है। तो इनके बीच आप देख रहे हैं E और DA के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 90 है। कितना, 90 है, 90। और cos 90 का मान क्या होता है, 0। और cos 90 का मान 0 होने की वजह से आप समझ रहे हैं, ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इस वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला तो वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा,
और ये वाला जो समतल पृष्ठ ये वाला है और ये वाला समतल पृष्ठ है, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, और थीटा का मान 90 हो जाने के कारण इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos 90 होने की वजह से। देखिए क्यों हो गया, हम इसके आधार पर आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर हम क्या लगा देंगे, EDA cos 90, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब आप देखिए जैसा मैंने लिखा है, मैंने आपको बेटा बताया है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं, और वो नोट्स बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के नोट्स आपके बन जाएंगे और आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब मैंने जिस प्रकार से लिखा है उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैंने आपको रफली समझा दिया। अब हम केवल ऐसा ही नहीं, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं हमेशा, सर क्या थ्योरी भी लिखनी है? कमाल की बात है, थ्योरी लिखनी है, ये कैसे, क्या केवल आप डायरेक्ट लिख दें? कभी आपके पास भोजन आए थाली में तो उसमें सब्जियां भी होती हैं, सलाद भी है ना, और रोटियां भी हैं, कभी आप पूछते हैं कि क्या केवल रोटियां ही खानी है, या कभी आप ये पूछते हैं क्या केवल सब्जी ही खानी है? ऐसा नहीं, आप थ्योरी भी लिखेंगे। जैसे आप अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको एक गुरुमंत्र बता रहा हूं, आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है उसके 99 मार्क्स हैं यूपी बोर्ड में, जो अपने आप में क्या रिकॉर्ड है। आप किसी टीचर के सामने कॉपी जाए तो कॉपी में इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि जैसे आप उस टीचर को समझा रहे हैं, स्टेप बाय, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ना हो, लेकिन जो भी स्टेप है थ्योरी के साथ साथ जो एक प्रकार से सिंबल्स आ रहे हैं, नोटेशंस आ रहे हैं, उन सबको आप बताते हुए चलें। आप ऐसे आंसर दें जैसे आप टीचर को पढ़ा रहे हैं, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखिए, अब हम पूरा जो लिखा हुआ है उस पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। माना अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तार के निकट स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, ये दिक्कत। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, P है, और P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने जैसे आपको बताया था, P पॉइंट से होकर गुजरने वाला भी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, एक बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल l लंबाई का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये काल्पनिक होता है, जिसकी हम केवल क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इसी गॉसियन पृष्ठ के आधार पर हम वैद्युत फ्लक्स के मान को निकालते हैं। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा लिख दूं आपको, और इस पर यहां पर वक्रीय पृष्ठ लिख दो। किसकी बात कर रहे हैं, वक्रीय। ये जो वक्रीय पृष्ठ है, यहां पर वक्रीय पृष्ठ पर लिए गए किसी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में है, तब क्षेत्रफल वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी आप देख लें, अभी हम केवल इधर की बात कर रहे हैं, ये वक्रीय पृष्ठ है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो यहां पर आप देखिए फाई ई डैश डी फाई डैश, मैंने आपको ना फाई ई है वो संपूर्ण मान है, और जहां पर डी लगा लेते हैं वो छोटे से पार्ट के लिए है। इसका पूरे का क्षेत्रफल तो क्या है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल है वक्रीय क्षेत्रफल है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कैसे भी मान लीजिए आप। ये कितना है हमारे पास, ए है, लेकिन उसमें से हमने छोटा सा पार्ट क्या लिया है, उस क्षेत्रफल में से छोटा सा सूक्ष्म अवयव लिया है, वो डीए लिया है। तो ये हो जाएगा डी फाई डैश बराबर क्या होगा, ई डॉट डीए। ये वैद्युत फ्लक्स से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ भी मैंने आपको बताया ई डीए कॉस थीटा। और इतनी देर से मैं आपको बता रहा था, फिर से आप देखें, ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वक्रीय पृष्ठ पर, और ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर और ई के बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, सिमिलर डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 0 हो गया। cos 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई डैश बराबर आ गया ई डॉट डी ए। अब आप इसके बाद देखिए, तब संपूर्ण वक्रीय गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अलग अलग समझाने के लिए, जैसे आप कुमार मित्तल वगैरह की बुक देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया कि समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। लेकिन मैंने इसमें एक अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फाई डैश बराबर क्या होगा, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट और ये हो जाए ई डी ए। ये आपका क्या हो जाए, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए अगर हम लिखना चाहें एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, 0 ही तो है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। बढ़ा दिया मैंने और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब ई का मान वैल्यू कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया, किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ए को। अब आप देखिए डी ए का मतलब जैसे मैंने बताया, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ये वाला वक्री, इसमें से जो छोटा सा भाग है ना पूरे क्षेत्रफल का, वो तो डी ए है। तो पूरा जो वक्रीय पृष्ठ आपको दिखाई पड़ रहा है, इस वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा कितना होता है, आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये होता है वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम कह देते हैं, तो ये होता है 2 पाई आर एल। और एल हमने जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस लिया है उसकी क्या है, लंबाई है, ये आ गया। जहां हमने लिख भी दिया, जहां इंटीग्रेशन डी ए बराबर 2 पाई आर एल है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। कोई भी आपको पिछली चीजें नहीं समझ में आ रही है, जैसे घनकोण में आपको दिक्कत आ रही है, हालांकि यहाँ पे घनकोण की जरूरत नहीं पड़ी है फिलहाल अभी, या मान लीजिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ रही, वैद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उन टॉपिक्स के लिंक दे दूंगा, जिससे आप उन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हो। और आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इस चैप्टर से संबंधित जो भी पिछले टॉपिक हैं उनको आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, अब हम आ रहे हैं, ये तो किसकी बात हो गई, ये हो गई, मैंने आपको बताया था, ये अभी हो गई ये वाला जो पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है, ठीक है, वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वाले समतल सिरे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, पुनः मैं आपको बता दूं, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये बेटा जो हमने डीए अवयव माना है क्षेत्रफल का, उस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये हम कह सकते हैं डीए पर क्या है, अवलंब में एक ही बात होती है। अब आप देखिए इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। इसके बीच का एंगल जब 90 है तो जैसा मैंने रफ को बताया क्या हो जाएगा, पहले तो दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे, तो हमने 2 लगा दिया, हालांकि 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होगा, 0। तो डी फाई ई की जगह हमने क्या किया, पहले डी फाई ई करके निकाला था, फिर इंटीग्रेशन किया है, इसमें हमने पूरा फाई डबल डैश ले लिया, एक बार में टोटल ले लिया। टोटल इसलिए ले लिया, हमें यहाँ पर डीए की जरूरत ही नहीं पड़ी, डीए के मान की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सीधे कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ये फाई ई बराबर क्या, फाई डैश प्लस फाई डबल डैश, हमने ये 0 है तो ये
जीरो है, और ये क्या हो गया, ये आपका ई 2 पाई आर एल है, तो जीरो हम इसमें जोड़ दें तो आ जाए ई बराबर 2 पाई आर एल। ये इक्वेशन नंबर 3। अब गॉस की जो प्रमेय है, जैसा कि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय में हमने स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है फाई बराबर आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो जानते हैं हम, निर्वात की वैद्युत है। गॉस की प्रमेय को भी अगर आप समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, दोनों मान आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फाई का। तो ये ई बराबर 2 पाई आर एल और क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ई बराबर क्यू अपॉन ये 2 पाई आर एल नीचे पहुंच गया, 2 पाई आर एल, एप्सिलॉन जीरो पहले से। अब इसके बाद देखिए ये क्यू बराबर, मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था, तो रेखीय आवेश इसका भी टॉपिक अगर आप देखना चाहें, तब ये जो आपका दिया सतत आवेश वितरण है उसका भी लिंक मैं भेज रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है अगर पूरे आवेश को हम लंबाई से क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो ये होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। तो हम यहाँ पर लगाना है, देखिए क्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, लैम्डा एल, एल से एल कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। अगर हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर इनटू सॉरी डॉट यूनिट वेक्टर आर। मैंने आपको बताया, देखिए क्या आप देखिए कैसे ये वेक्टर फॉर्म में बदल गए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ तक ये पूरी राशि कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने जब यूनिट वेक्टर आर लिया तो यूनिट वेक्टर आर है, चूंकि वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन होने के कारण इधर वाली क्वांटिटी भी होगी, वो कैसी हो गई, वो सदिश राशि हो जाएगी। अगर इसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट 9 × 10⁹ पता होती है, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये 2 लैम्डा अपॉन आर हो गया, और ये 2 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह पे क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वो ही हो जाएगा वेक्टर ई 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन आर, यूनिट वेक्टर आर। यहाँ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, ई का मान है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर के होता है। यानी ये जो तार है इससे बिंदु जितना अधिक दूरी पर होगा, आर का मान जितना क्या होगा, अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी क्या होगी, कम होगी। यानी इस तार से दूर हटने पर अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लें तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। तो देखिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप ये मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दें, इधर ध्यान दें, अभी बोर्ड पर बाद में पहुंचेंगे। ये कोई चादर है, अचालक चादर है, ये अनंत विस्तार की है और इसके निकट कोई पॉइंट है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान दें, इस चादर पर पॉजिटिव आवेश है। अब आप जानते हैं जब आवेश होगा तो आवेश के आसपास क्या होता है, जैसा आप जानते हैं आवेश के आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। और वैद्युत फ्लक्स में मैंने आपको बताया था, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें जो ये अनंत विस्तार की चादर है इसके आसपास जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ चादर के आर पार एक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, और उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम निकालेंगे। और उस वैद्युत फ्लक्स को निकालने के बाद
हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और पिछले टॉपिक भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जान लेते हैं, सीख लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, तो 100% आप मान के चलें ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अनंत विस्तार की एक चादर है। ध्यान दें, इधर अनंत विस्तार की चादर है, इस पर पॉजिटिव आवेश है। मैंने आपको बताया नोट्स बनाने के लिए डिटेल में हम कैसे लिखेंगे, अभी मैं आपको दूसरे वीडियो को इसमें एडिट करके समझा दूंगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और साफ राइटिंग में उसमें लिख देंगे। अब आप देखिए, इसके निकट कोई पॉइंट P है और P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले मान लें ये जो चादर है, इस चादर के इस साइड पर पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हर इस साइड पर भी होगा और इस साइड पर भी होगा। तो हम P के समान ही सिमेट्री से इधर एक पॉइंट मान लेंगे। वो कौन सा मान लेंगे, वो पॉइंट मान लेंगे P डैश। हमने एक, जैसा आपको बताया था, P पॉइंट और थोड़ा नीचे दिखा देंगे, इस प्रकार से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लिया जिसके दोनों सिरों पर पॉइंट P और P डैश स्थित है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम ध्यान दें, यहां पर जो पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समझ रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में होगी, और यहां पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, dA। क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, ये सभी टॉपिक्स को हम इसी चैप्टर में पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमने P डैश कंसीडर किया है, इस पर आप देखिएगा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा तो ये होगी और जो क्षेत्रफल वेक्टर है dA वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, इसकी बात हम कर रहे हैं, एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। ये आपका अनंत विस्तार की कोई अचालक चादर है, इसके पास कोई पॉइंट था जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो इसके चादर के आर पार हमने एक क्या किया, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, वो भी कैसा, बेलनाकार, और उसके जो समतल सिरे हैं, ये वाले सिरे हैं, इस सिरे पर क्या है, वो पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मेन चीज जिसको ध्यान देना है आपको, अनंत विस्तार की जो समतल चादर है, इसके लिए आप देखिए, इसमें ये वाला सिरा और ये वाला सिरा थोड़ा ध्यान दें, इस सिरे पर और इस सिरे पर, जैसा मैंने आपको बताया, E और DA है, ये क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, और एक ही दिशा में आप ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए ये डायरेक्शन किसकी है, E की है, और ये डायरेक्शन किसकी है, DA की है। ठीक इसी प्रकार से ये डायरेक्शन किसकी है, E की है, और दूसरी डायरेक्शन क्या है, DA की है। तो ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इनके बीच का कोण 0 होने के कारण हम निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले हमने जैसे मान लिया, इसे हमने 1 भाग नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया, और ये वाला जो वक्रीय सरफेस है इसे नाम दे दिया हमने 3। तो आपके जो दोनों समतल सिरे हैं गॉसियन सरफेस के, जो बेलनाकार रूप में है, इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसे हम मान लेना फाई डैश। फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम EDA
ये पहले पृष्ठ के लिए हो गया, प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो गया, ये हो गया EDA दूसरे पृष्ठ के लिए, फाई डैश ये 2 EDA 2, इसे हम EDA cos थीटा लिख सकते हैं। स्केलर गुणन में आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और अभी वैद्युत फ्लक्स वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी आप समझ चुके हैं। 2 EDA, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये फर्स्ट और सेकंड जो समतल सिरे हैं, इन सिरे जो हैं इनके लिए अगर हम एंगल की वैल्यू करें तो क्या होगी, एंगल की वैल्यू आएगी 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1। तो 2 EDA 2 E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, DA का, और DA का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A। देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था और बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा बताया था, व्यवहारिक उदाहरण एकदम, जो मैंने अपने केवल अनुभव के आधार पर सीखा हुआ है। हमें कोई बहुत बड़ी गणना करनी है, यानी हमें क्या करना है, इसके आसपास निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, पूरा जो क्षेत्रफल था, यानी ये जो बेलन है इसके सिरे का क्षेत्रफल हमने कितना लिया था, ये, और उस पूरे सिरे के क्षेत्रफल में से छोटा सा क्षेत्रफल कंसीडर किया DA, और DA के लिए कैलकुलेशन कर ली, और DA के लिए जो कैलकुलेशन निकल के आएगी समाकलन करके हमने पूरे भाग के लिए वो कैलकुलेशन कर ली। मैंने आपको बताया था कैसा है, एक बिल्कुल हम साधारण ग्रामीण उदाहरण आपको बता रहे हैं, आपकी समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया जैसे कोई फंक्शन होना है जहाँ हलवाई वगैरह लगे हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मान लीजिए चावल बन रहे हैं, एक बहुत बड़े भगोने में रखे हुए हैं। अब उसके बाद प्रेशर कुकर वगैरह में सीटी से हम लगा लेते हैं आइडिया, 2 सीटी आ गई, 3 सीटी आ गई, चावल पक गए या नहीं पक गए। उसमें आपने देखा हलवाई लोग क्या करते हैं, उस पूरी क्वांटिटी में से भगोने में से 1-2 चावल उठाते हैं और उसे दबाते हैं और दबाकर देखते हैं ये कच्चा है या पक गया और कितना भी पकना बाकी है। उसी के आधार पर जो पूरी क्वांटिटी है पूरे भगोने में जो चावल है उसका हम आइडिया लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये क्या इंटीग्रेशन है, हम एक छोटी क्वांटिटी के लिए कोई कैलकुलेशन करने के बाद उसी के आधार पर हम पूरी क्वांटिटी के लिए वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसे हम मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए इसका जो वक्रीय पृष्ठ है, स्टेटमेंट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने बताया अभी आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, ये मैं आपको अगला वीडियो इसमें एडिट करके बता दूंगा कि इसमें हमें स्टेटमेंट वगैरह में क्या लिखना है। अब आप देखिए इस बेलन का जो वक्रीय भाग है, उस वक्रीय भाग से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम निकालेंगे। अब आप देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग की बात हम कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यूं होगी और इस पर जो हम अविलंब बनाएंगे, यानी जो DA है उस पर जो अविलंब होगा, DA वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इस भाग की बात कर रहा हूं मैं, वक्रीय भाग की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखें E और DA के बीच का जो एंगल है वही तो थीटा कहलाता है। आपके अनुसार ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का मान क्या हुआ 0। ऐसे मान लिए इसका जो वक्रीय भाग है, वक्रीय भाग से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0। देखिए ये EDA मैं कैलकुलेट करके भी बता दे रहा हूं, EDA cos थीटा, EDA cos 90, और cos 90 का मान 0 होने की वजह से ये कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया 0।
अब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लें तो इसका मान कितना आएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, फाई ई बराबर, ये हो जाएगा फाई ई डैश प्लस फाई ई डबल डैश। फाई ई डैश हमने माना है दोनों समतल सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फाई ई डबल डैश माना है हम बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये आप देखिए, ये तो 2EA हो गया इक्वेशन 1 से, जैसा आप देख रहे हैं, और ये जो है 0 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 2EA, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। अब आप देखिए, इसके बाद हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और ε0 जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब आप देखिए, यानी इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा, अगर हम आवेश Q मान लें तो Q/ε0। अब आप देखिए, अगर हम ये मान लें ये जो अनंत विस्तार की चादर है, इसके एक तल के लिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, ये हम कह सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है, किसी भी रूप में आप कह दीजिए सिग्मा है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, एक हमने सतत आवेश का वितरण है, इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, सभी के मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप डिटेल में जाकर उन वीडियो को देखकर इन चीजों को समझ सकते हैं। तो Q बराबर यहां से क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा सिग्मा ए। हम यहां पर जो गॉस की थ्योरम है इसमें हम लगा दे रहे हैं फाई ई बराबर सिग्मा ए अपॉन, सिग्मा ए रख दिया, ये मान होंगे, अपॉन क्या हो जाएगा ε0। इससे इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, तो इसे हम क्या मान लें, फिर 3 मान लें, इसे क्या मान लें, 4 मान लें। अब 3 और 4 जो इक्वेशन है दोनों ही फाई ई के मान है, ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, ये भी वैद्युत फ्लक्स का मान है, ये भी वैद्युत फ्लक्स का मान है। तो हम दोनों को इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 देखिए 2EA बराबर, ये आपका आया है सिग्मा A/ε0। ये ε0 है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब आप देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा σ/2ε0। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और सिग्मा मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया। इसमें जो थ्योरी लिखनी है, इस थ्योरी को आप कैसे लिखेंगे मैं दूसरा वीडियो एडिट करके इसमें अभी दे रहा हूं, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि नोट्स के रूप में पूरा इसे लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा। अभी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, अब हमें कैसे इसमें स्टेटमेंट डालना है, थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये अनंत विस्तार की एक धनावेशित चादर है, इस पर यहां से कोई पॉइंट है स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट है उस पर हमें क्या करना है, स्मॉल r दूरी पर स्थित पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस मानते हैं, ये जो पॉइंट है P, इसकी दूरी क्या है, स्मॉल r। हालांकि ये स्मॉल r आपने देखा कि वो फार्मूला जो है उसमें नहीं आया। अब P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो हमने क्या बताया था आपको, आपने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया जिस पर P पॉइंट स्थित है,
और उसी पी पॉइंट के सिमेट्री से हमने इस अनंत विस्तार की चादर के दूसरी ओर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी डैश। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से इस सिरे पर ई और डी ए क्या है, सेम डायरेक्शन में है। देखिए कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन देते हुए अब समझा रहा हूं। माना अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के किसी तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर सममित से बिंदु पी डैश की कल्पना कर लेते हैं। चादर के आर पार एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या ए है और चादर के समीप दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र ई का मान एक समान होगा। अब ये वाले जो सिरे हैं मैं बता चुका हूं, डिटेल में आपको समझा चुका हूं। ये जो सिरे हैं बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। तो 2 इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये स्केलर गुणन है, ई बाहर आ गया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0। मैंने आपको बताया विशेष बात इसमें ध्यान रखिए, अनंत विस्तार का जो चादर है उसमें जो बेलनाकार सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, वो इस प्रकार से। और अनंत लंबाई का जो धनावेशित तार था उसमें हम गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से लेते हैं। इसी कारण से आप देखिए उसमें तो क्या था, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ था और इन सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया था, 0। पिछले टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। और जबकि इसमें गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार इस प्रकार से, तो इससे होकर गुजरने वाला तो वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो रहा है और इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये cos 0 हो गया, तो फाई ई डैश बराबर हो गया 2e और इसका ये तो 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डबल डैश। इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं, इधर वाले। तो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो ये ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए कॉस 90 हो गया। मैंने आपको बताया ये कितना हो गया, 0। तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने फाई ई डैश और फाई डबल डैश को जोड़ दिया, तो ये 2EA है और ये 0 है, तो ये आ गया 2EA। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान है वो होता है Q/ε0, जहां ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब देखिए हमने जो पृष्ठ आवेश घनत्व लिया था सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो अगर आवेश Q है तो सिग्मा बराबर आ जाएगा Q/A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। हमने Q का मान सिग्मा ए यहाँ पर रख दिया, तब फाई बराबर आ गया सिग्मा A/ε0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। समीकरण 1 तथा 2 से हमने फाई का ये वाला मान और फाई का ये वाला मान दोनों आपस में बराबर कर दिए। ई से ई कैंसिल हो गया, सॉरी ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आ गया σ/2ε0। विशेष बात इसमें आप देखिए, आर जो दूरी है यानी जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वो जो दूरी है वो इस फार्मूला में नहीं आ रही है। इस फार्मूला में ना आने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये दूरी के मान पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी चादर के आसपास प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, एक समान आएगा, क्योंकि जो हमने डिस्टेंस आर लिया था वो डिस्टेंस नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत आसानी से नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको इतना टाइम भी दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। आज जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है वो गोलीय कोश के कारण निकालनी है। गोलीय कोश का मतलब है, सेल का मतलब है जो अंदर से कैसी हो, खोखली हो, स्फेरिकल सेल है। तो स्फेरिकल सेल के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं।
और आसान सा है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले चर्चा की थी, आप लोग जानते हैं, अगर हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए गॉस की प्रमेय की। और गॉस की प्रमेय की जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, घन कोण क्या होता है। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल डिटेल में लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि आपको पिछले टॉपिक को भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिजिक्स में ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है जिससे मैं कह दूं कि केवल इसी टॉपिक पर कंसंट्रेट करके आप इसे पूरी तरीके से समझ सकते हैं जबकि आपको पिछले टॉपिक नहीं आते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। फिजिक्स में रटने का कोई भी मतलब नहीं है। फिजिक्स में अगर आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत ही आसान है, और समझ में नहीं आएगा तो ये वास्तव में क्या है, कठिन है। तो आइए चलते हैं, आज जो टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये मान लीजिए कोई गोलीय कोष है, ध्यान दें। अब ये गोलीय कोष है, ये अंदर से खोखला है, इसे आपने पॉजिटिव आवेश दिया तो आवेश किस पर आएगा, इस मटेरियल पे आएगा, पदार्थ पर आता है। तो जितना आपने आवेश दिया तो इसका जो आवरण है, बाहरी सतह है, क्योंकि अंदर तो ये खोखला है, तो ये जो है इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब ये चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अब क्या होगा, जब चार्ज होगा तो चार्ज के आसपास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कह देते हैं, वैद्युत बल रेखाएं द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं। अब जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक काल्पनिक पृष्ठ से या एक निश्चित पृष्ठ से, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, उससे होकर गुजरती हैं। तो उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के द्वारा ही हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। और जब हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं तो जो हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, मैंने बताया था, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है, ठीक है नहीं, उसका 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। हम कैसे, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित या उस पृष्ठ से बद्ध जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो कितने स्टेप में आपको करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले धनावेशित ये कोई गोलीय कोष है, इसके आसपास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वो वैद्युत क्षेत्र एक निश्चित पृष्ठ से होकर गुजरेगा, और उस पृष्ठ से होकर गुजरेगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। और गॉस की प्रमेय के द्वारा जो वैद्युत फ्लक्स φE बराबर होता है Q/ε0, इससे उसकी क्या कर देंगे, तुलना। और इसकी तुलना करने के बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल जाए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी बोर्ड पर लिखा हुआ जो मैटर है, कैसे पूरा लिखना है इस पर बाद में पहुंचेंगे, कैसे ड्राइव करना है इसे। 3 कंडीशन है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार ध्यान दीजिए, ध्यान से देखें। एक बार पॉइंट कहाँ है, बाहर है। एक बार जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहाँ है, बाहर है। तो बाहर वाला जो पॉइंट है उससे होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, और उस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जिससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, जो बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो कहाँ पर है, पृष्ठ पर ही है। तो जब ये पृष्ठ पर है तो हमने अगर जो बाह्य बिंदु है उस पर हमने जो त्रिज्या मानी है, जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, उसकी त्रिज्या स्मॉल r मानी है। और ये जो आपका गोलीय कोष है इसकी त्रिज्या कैपिटल R मानी है। तो स्मॉल r के मान को जब हम कैपिटल R के बराबर कर देंगे
तो हमें निकल के आ जाएगा पृष्ठ पर। और तीसरी कंडीशन क्या है, इस गोलीय कोश के अंदर, तो गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। कारण क्या है, जितना आवेश आपने दिया है वो समस्त आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया, और पृष्ठ पर वितरित होने के कारण इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। और जब तक आवेश नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं नहीं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। और वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होने का मतलब है, आप समझ जाए, वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो 3 कंडीशन में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार तो निकालनी है बाह्य बिंदु पर, एक बार निकालनी है पृष्ठ पर, और एक बार निकालिए गोलीय कोश के अंदर उपस्थित किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाने के बाद हम इसे आसानी से अन्य कंडीशन में भी पृष्ठ पर और इस गोलीय कोश के अंदर भी ड्राइव कर सकते हैं। अब बोर्ड पर लिखा हुआ जो मैटर है, किस तरीके से हमें ड्राइव करना है और ये किस प्रकार से हम लिखेंगे नोट्स के रूप में, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है ये गोलीय कोश है, इसे हमने पॉजिटिव Q आवेश दे दिया। अब क्या हुआ, इसके आसपास क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसी वैद्युत क्षेत्र में जो आपको ग्रीन से दिखाई पड़ रहा है ना, ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से होकर गुजरने वाला हमने क्या किया, गोलीय गॉसियन पृष्ठ बना लिया। और ये जो P पॉइंट है ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर स्थित होगा, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हम पर्टिकुलर P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, और ये जो क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव जो है उस पर अगर हम देखें क्षेत्रफल वेक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dA वेक्टर से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं E से। आप ध्यान दीजिए, अगर हम बाहर वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये वाला है, अब यहां पर देखिए, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र का मान है, और ये क्या है, ये जो क्षेत्रफल अवयव है उस पर खींचा गया अवलंब है, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर भी कहते हैं। आप समझ सकते हैं ये त्रिज्यीय बाहर की ओर है वैद्युत क्षेत्र का मान, और ये जो अवलंब है वो इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 होगा। इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा, और आप जानते हैं जो फार्मूला है उसमें cos 0 आएगा, और cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए, पिछले केसेस में आपको ध्यान है, हमने जो गॉसियन पृष्ठ माना था वो कैसा माना था, बेलनाकार माना था। 2 प्रकार के गॉसियन पृष्ठ कंसीडर करते हैं, अगर आपने अनुप्रयोग में देखा है, एक तो कैसे बनाते हैं हम, बेलनाकार, और एक कैसा बनाते हैं, गोलीय। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से इसे इंट्रोडक्शन के साथ पूरा लिखना है। माना कैपिटल R त्रिज्या के विलगित आइसोलेटेड गोलीय कोश पर +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश के बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला कंडीशन है बाह्य बिंदु पर एक्सटर्नल पॉइंट पर। देखिए, जैसा मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको बताता चल रहा हूं और समझाता भी चल रहा हूं। माना गोलीय कोश के, कोश लिख दें, स्टूडेंट लिखता इसलिए हूं, इसका मेरा 2 पर्पज है। एक तो थोड़ा समय बच जाए, और दूसरा क्या है कि दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले इसका मैं आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार अभी ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट बाहर बाद में ले लें, जिससे आप इसके नोट्स बना लें। नोट्स में अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके का मैटर लिख देंगे तो आप मान लीजिए फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, माना गोलीय कोश के केंद्र कैपिटल O से, जैसा मैंने बनाया है, जैसा समझाया है, बस वो ही लिखना है। O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला r त्रिज्या का संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ की, संकेंद्रीय मतलब जो हमने गॉसियन पृष्ठ गोलीय बनाएंगे उन सभी का केंद्र कहां पर है, O पर है। तो ये क्या कहलाता, संकेंद्रीय कहलाता है।
इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई समान तथा पृष्ठ के अविलंबवत भार की ओर होता है। ये पृष्ठ के अविलंबवत की तरह भार की ओर है, त्रिज्यीय रूप में है। बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA के लिए क्षेत्रफल वेक्टर dA जैसा मैं आपको बता रहा था, और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E दोनों ही भार की ओर एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया था, एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि E और DA के बीच एंगल कितना होगा। E और DA के बीच एंगल याद रखना जरूरी है, वरना गलती होने की संभावना बनी रहती है। जैसे ये मान लीजिए इस पर P पॉइंट है, जैसा मैं आपको समझा रहा था, तो वैद्युत क्षेत्र तो इस टाइप से होगा, और इस P पॉइंट पर जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उसके लिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो E और DA के बीच बनने वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए, तब DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई, आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, E डॉट DA। वैद्युत फ्लक्स है, कोई भी टॉपिक आपको इस चैप्टर से संबंधित मैं अगर देखना चाहते हैं आप, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगा, डायरेक्ट जाके आप उस पर देख सकते हैं। तो d फाई बराबर हो जाए E डॉट DA। अब आप जानते हैं E डॉट DA जब हो जाएगा तो ये हो जाए E DA cos थीटा। एंगल में इतनी देर से चर्चा कर रहा हूं, एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो E DA cos 0, cos 0 का मान क्या हो गया, 1। कितना आ गया, E DA। अब ये तो मैंने छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब हम पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अगर हम गॉसियन पृष्ठ जो है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। ये आप बिल्कुल किसी भी तरीके से मान लें, जैसे हमने मान लीजिए, जैसे हम नहीं सैंपल लेते हैं, जैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ है, दूध है, बहुत मान लीजिए 10 लीटर है, तो उसकी हमें क्या करना है, मान लीजिए उसमें क्रीम कितनी है, फैट कितना है, ये सब मालूम करना है, तो उसका छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसके आधार पर पूरे की क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। बस यही इंटीग्रेशन है। पूरा जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में से हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या लिया, DA लिया। पहले DA के लिए गणना कर ली और उसी के आधार पर हमने पूरी गणना निकाल ली। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये तो सूक्ष्म जो हमने अवयव लिया है उससे, तो ये हो जाएगा फाई ई। इसका हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे, बंद पृष्ठ है इसलिए कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो क्लोज इंटीग्रल E DA, क्लोज इंटीग्रल E DA cos थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का मान कितना है, 0 है। E हमने बाहर निकाल लिया, E का मान क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है ये। तो क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, DA फाई बराबर E। ध्यान दीजिए, ये भार वाला जो पूरा पृष्ठ है ये गोलीय है, और किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यानी 4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए E और ये जो पूरे गोलीय पृष्ठ जो गॉसियन है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 4 पाई, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय से आप जानते हैं फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है नहीं। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और Q यहाँ पर क्या है, कुल आवेश का मान है। ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए 4 पाई R स्क्वायर इंटू E Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E बराबर ये पार्ट आ गया नीचे, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखिए, किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण हम निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या आती है, R स्क्वायर आती। और ध्यान दीजिए, अगर स्मॉल q आवेश इसके केंद्र पर होता, तो स्मॉल q आवेश केंद्र पर होने पर अगर हम P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते तो उसका मान भी सेम आता, यही आता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यानी गोलीय कोश पर जो वितरित आवेश है उसके कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इस प्रकार का व्यवहार है जैसे समस्त आवेश उसके क्या है, केंद्र पर है। वही फार्मूला आया है जो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालते हैं तब उसके मान में आता है।
तो अगर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते और वो बिंदु आवेश कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता और पी पॉइंट ओ पर होता और पी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती, तो यही वाली इक्वेशन नंबर जो 3 है उसी का फार्मूला आता है। अब मेन रूप से तो इसका ही प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके रूप में निकालना चाहें तो यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है Q अपॉन आवेश अपॉन क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल। हम ऐसे कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश होता है उसी को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q और जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये कैपिटल R त्रिज्या होने के कारण क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो Q बराबर आ गया 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। Q का मान समीकरण 3 में रख दिया हमने, Q का ये मान रख दिया 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हुई 4। तो मेन इसे समझना, इक्वेशन नंबर 3 का जो रूप है फॉर्म है उसका ज्यादा आवश्यकता होती है और कहीं पृष्ठ आवेश घनत्व की बात आ जाए तो पहले आप यहां तक निकाल लेंगे, उसके बाद आप आसानी से दिखा सकते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाह्य बिंदु पर समीकरण 4 के द्वारा प्रदर्शित हो रही है। अब यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो इसके पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं। अब हम ये बात कर रहे हैं यदि बिंदु P कहां पर हो, पृष्ठ पर हो। इस बार ये बिंदु, ये गोलीय कोष है जो मैंने बताया ब्लू से अलग अलग कलर से मैंने बनाया है, इसीलिए तो जो आपसे ब्लू से बना हुआ गोलीय कोष है इसी के पृष्ठ पर अगर बिंदु हो तो आप समझ रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्मॉल r का मान है, ध्यान दीजिए स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। स्मॉल r बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R के, अगर पॉइंट इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर है उस कंडीशन में। अब ये जो स्मॉल r बराबर कैपिटल R इक्वेशन नंबर 3 में हम रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी पृष्ठ पर, और समीकरण 4 में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में। यदि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित है तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R समीकरण 3 तथा 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 और 4 में रख दीजिए, देखिए 3 में आ जाए सीधे, बस स्मॉल r बराबर क्या रख दिया हमने, कैपिटल R रख दिया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब यही वाला मान क्या रख दे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, देखिए यहाँ पर रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में स्मॉल r का मान कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा और जो सिग्मा है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब जैसा मैंने आपको बता चुके हैं, जब हम आंतरिक बिंदु पर, आपकी मान लीजिए आंतरिक बिंदु क्या है, गोलीय कोष के अंदर है, ये है P डैश। तो मैंने आपको बताया समस्त आवेश तो किधर है, पृष्ठ पर है, अंदर की ओर कोई आवेश नहीं है। तो अंदर की ओर कोई आवेश ना होने के कारण आप समझ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, और वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0। तो गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होने का कारण मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होना है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये P डैश पॉइंट है। अब क्या होगा, P डैश पॉइंट है तो आप समझ रहे हैं जब अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा तो फिर वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई हम गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के द्वारा ही हम प्रदर्शित करते हैं वैद्युत फ्लक्स को। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होने का कारण ही यही है, जब अंदर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत बल रेखाएं नहीं है, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं है इसकी वजह से आप समझ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। कोष के अंदर कोई आवेश ना होने के कारण बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो फाई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल EdA, E क्लोज इंटीग्रल dA, इसका मान क्या था 4 पाई R स्क्वायर। और ये तो आगे हमने बाई फार्मूला निकाला है,
और मैंने आपको बताया था वैद्युत घर्षण का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, मैंने शुरू में भी बताया, अभी भी बताया। तो E4πr² बराबर 0 हो गया, तो यहां से ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो E बराबर क्या हो गया, 0। यानी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। मैंने आपको इसे समझाने का पूरा प्रयास किया। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।